सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 7 और इसका नाम क्या है, देखिए, हमारे सद्गुण। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये एक नया अध्याय। ठीक है, हमारे सद्गुण। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, शुरू करें। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पाठ का सार। ठीक है, देखिए, तो प्रस्तुत पाठ में हमारे सद्गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए पाठ को पढ़कर इन गुणों को अपनाने का प्रयास करें। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ने वाले हमारे अच्छे गुणों के बारे में। ठीक है, तो आइए इन्हें पढ़ते हैं और कुछ इनसे अच्छे गुण अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो देखिए बच्चों, सज्जनता मनुष्य का विशिष्ट गुण है। ठीक है, इसके साथ उसकी गरिमा का संबंध भी जुड़ा हुआ है। मानवता व सज्जनता दोनों एक दूसरे के पूरक मानवीय सद्गुणों को एकत्र कर सज्जनता की संज्ञा से सुभूषित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, सज्जनता के अभाव में किसी महान व्यक्तित्व के उपलब्ध होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो बच्चों, इसमें समझ आया आपको क्या कह रहे हैं कि अगर एक मनुष्य में गुण है तो हम कह सकते हैं सज्जनता मनुष्य का विशिष्ट गुण है। ठीक है, मतलब उसमें सज्जनता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कहा जाए इसमें तो ये जो गरिमा है या फिर संघन है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे आगे क्या है, मानवता व सज्जनता दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप देखिए, किसी भी मनुष्य में अगर ये दोनों ही गुण आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा, देखिए, सज्जनता की संज्ञा से सुभूषित किया जा सकता है उस व्यक्ति को। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन अगर सज्जनता का अभाव होता है तब क्या हो सकता है, हम वहां पे कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो देखिए बच्चों, सज्जनता के प्रत्यक्ष गुणों में वाणी की मधुरता और व्यवहार में शिष्टाचार का समावेश प्रमुख है। तो देखिए बच्चों, कितना अच्छा बताया गया है कि कभी भी अगर सज्जनता कहा जाए तो सज्जनता में होता क्या है, सज्जनता के जो प्रत्यक्ष गुण है वो है वाणी की मधुरता। मतलब जब आप किसी से बोलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से बोलना चाहिए। ठीक है, और व्यवहार में शिष्टाचार का समावेश प्रमुख है। मतलब आप किसी से भी बात करें, अपने बड़ों से मिले, छोटों से मिले, तो सभी से आपका जो व्यवहार है बहुत ही शिष्टाचार वाला होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, देखिए, अंतःकरण में व्यक्तित्व के मार्ग से जब यह प्रवेश करती है तो मनुष्यता को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के चार पायों पर जमी हुई खड़ी हुई देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ऐसा व्यक्ति ना स्वयं उदारता बरतता है और ना ही दूसरों को बरतने देता है। ठीक है बच्चों, देखिए, तो आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे व्यक्तित्व के मार्ग से यह प्रवेश करती है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मनुष्यता में क्या क्या आता है। देखिए, वो समझदार भी हो जाता है, ईमानदार भी, जिम्मेदार भी और बहादुर भी। ठीक है बच्चों, लेकिन देखिए, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ना स्वयं उदारता होता है। चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं आगे कि इसमें आगे क्या है। आइए, उसके अपने व्यवहार में नीति, निष्ठा और समाज हित का समावेश होता है। ठीक है, जो व्यक्ति है, जो सज्जन पुरुष है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके व्यवहार में नीति, निष्ठा और सामाजिक समावेश होता है। ठीक है बच्चों, जहां कहीं उसका उल्लंघन होता है तो उसे सिखाने से लेकर रोकने तक जो कुछ बन पड़ता है वह सब कुछ करता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, जो एक सज्जन व्यक्ति होता है वो हमेशा गलत काम करने से रोकता है, खुद भी नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखिए, सज्जनता अपने तक सीमित नहीं रहती, वरन जिस तक उसका प्रभाव पहुंचता है उन्हें भी उस अनुबंध में बांधती है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि अगर घर में एक व्यक्ति सज्जन है तो आप कह सकते हैं कि उस घर के सभी लोग क्या होंगे, सज्जन पुरुष होंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर समाज में एक व्यक्ति भी अच्छा पुरुष है, अच्छा इंसान है, तो हम कह सकते हैं कि उसके आसपास के बहुत से लोग अच्छे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सज्जनता का सादगी के साथ साथ सीधा संबंध है। मतलब जो व्यक्ति सज्जन है हम कह सकते हैं कि वो हमेशा सादा इंसान रहता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, वह उसकी पहचान भी है, गले में बोर्ड किसी के लटका नहीं होता और ना उसकी वर्दी पोशाक होती है, पर उसका रहन सहन इस
भली भांति हृदयंगत किए हुए होता है। तो बच्चों आपको समझ आया कि समाज में जो भी सज्जन पुरुष है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको देखकर बता पाएंगे कि कहीं उसके गले में कोई बोर्ड लटका हुआ हो या फिर उसके पास कोई अपनी एक अच्छी पोशाक हो जिससे आप देखकर बताएं कि वो सज्जन है या नहीं। बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो उसके व्यवहार से पता चलता है और उसकी सादगी से पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा होगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पर उसका रहन सहन, तो बच्चों उसका रहन सहन ये बताता है कि वो व्यक्ति कैसा है, सज्जन है या नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। सादा जीवन उच्च विचार का व्यवहार करने वाले को सदा चिंतन में उत्कृष्ट रहन सहन में सादगी को समाविष्ट करके चलना पड़ता है। तो बच्चों आपको समझ आया कि जो व्यक्ति सज्जन पुरुष है, हम कह सकते हैं कि उसका सादा जीवन, उसके उच्च विचार, यही व्यवहार रखता है वो। ठीक है, और वो सदा ही चिंतन करता रहता है। ठीक है, देखिए करने वाला सदा चिंतन में उत्कृष्ट रहन सहन में सादगी को समाविष्ट करके चलना पड़ता है। मतलब वो अपनी सोच में भी हमेशा सादगी ही बरतता है। ठीक है बच्चों, जिसमें बनावट की अमीरी व फिजूल खर्ची की गंध आती है, जीवन के उस रूप को कभी अंगीकार नहीं करता। तो बच्चों आपको समझ आया कि जो व्यक्ति सज्जन है वो कभी भी ऐसे पुरुष को, ऐसी चीजों को नहीं अपनाता जहां पे जैसे अमीरी या फिजूल खर्ची या फिर कोई बनावट का रहन सहन हो। ठीक है बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो बनावट का ढंगूसला करते हैं और क्या करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, है ना बच्चों। तो ये जो सज्जन पुरुष है वो कभी भी ऐसे लोगों को अपने अंग नहीं लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अत्यधिक आधुनिक रहने वाली स्त्रियों की ओर आमतौर से लोग कुदृष्टि से ही देखते हैं, है ना बच्चों। ऐसा ही होता है ना, जो आधुनिक में स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने काम में व्यस्त रहती हैं, है ना, वो ज्यादा लोगों से बातें नहीं करती, इसलिए जो और लोग हैं उनको कुदृष्टि से देखते हैं। ठीक है बच्चों, भड़कीला श्रृंगार देखकर उनकी चंचलता का एवं लोलुपता का अनुमान लगाते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया कि कोई भी स्त्री अगर ऐसी रहती है आधुनिक में, क्योंकि वो आधुनिक में अपने काम कर रही होती है ना, व्यस्त रहती है, लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं क्या करते हैं, उसके श्रृंगार से, उसके कपड़ों से उसको क्या करते हैं, इसको अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, ऐसी गलतफहमी में कई बार इस प्रकार की दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जिन्हें अशोभनीय या अश्लील भी कह सकते हैं, है ना बच्चों। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे समाज में कि कई ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों को दूर से देखकर उनके लिए अलग अलग तरीके के विचार बनाते हैं और क्या होता है, इसे ऐसे में कई बार अश्लील हरकतें और अशोभनीय बातें भी हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, विद्वान जनों की दृष्टि में सादगी ही सबसे बड़ा फैशन है। तो बच्चों समझ आया कि जो व्यक्ति विद्वान है, सज्जन है, उसकी नजर में हमेशा सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार होता है, सादगी ही सबसे बड़ा फैशन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं। आइए देखिए, उसके साथ गंभीरता और शालीनता दोनों ही जुड़ी रहती है। ठीक है बच्चों, जो व्यक्ति विद्वान है, सज्जन है, उसमें हमेशा उसके व्यवहार में, उसके चरित्र में हमेशा कैसा, गंभीरता और शालीनता रहती है। ठीक है बच्चों, वो हमेशा विनम्र रहता है दूसरों के लिए। ठीक है बच्चों, संसार के महामानव, मनीषी तथा जिम्मेदार स्तर के व्यक्ति सादगी के ही परिधान पहनते हैं, है ना बच्चों। वे आहार विहार की इतनी सादगी बरतते हैं जिसे देखकर औसत नागरिक को ईर्ष्या ना हो और पाखंडी कहने की नौबत ना आए। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको समझ आया कि जो व्यक्ति सज्जन है, अच्छा है, उसके लिए क्या होता है, सादगी ही सबसे बड़ा फैशन होती है। और आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को इतना सादा, सिंपल रखते हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि उससे कभी भी, जो और लोग हैं उनसे कभी भी ईर्ष्या ना करें। ठीक है, और क्या हो, उन्हें कभी भी पाखंडी कहने की नौबत ना आए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, गांधी जी थर्ड क्लास में सफर करते थे। देखिए बच्चों, थर्ड क्लास में सफर करते थे गांधी जी। ठीक है, वे सूती कपड़े और सस्ते से सस्ते उपकरणों से काम चलाते थे। संत विनोबा भावे ने भी वैसी ही शैली अपनाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने उपार्जन का अधिकांश भाग शिक्षा प्रसार में खर्च कर देते थे। ठीक है बच्चों, वे सभी अपनी गुजर
गरीबी की स्थिति में करते थे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ सज्जन पुरुषों के नाम आपको दिए गए हैं जो बहुत ही सादगी से रहते थे। देखिए सबसे पहले दिया गया है महात्मा गांधी, ठीक है। तो वो हमेशा थर्ड क्लास में सफर करते थे और सस्ते से सस्ते उपकरणों से अपना सारा काम निकालते थे, ठीक है बच्चों। और देखिए संत विनोबा के बारे में बताया गया है, उन्होंने भी ऐसी ही शैली अपनाई थी। ईश्वर चंद विद्यासागर को देखा जाए तो उन्होंने भी क्या किया था, अपना जितना भी अधिकांश उनका अपने उपार्जन का अधिकांश भाग उन्होंने क्या किया था, शिक्षा प्रसार में ही खर्च कर दिया था, ठीक है बच्चों। ये सभी लोग बहुत ही गरीबी में गुजर बसर करते थे, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सज्जन और विद्वान थे, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, सादगी और सज्जनता चंदन वृक्ष की तरह है जो अपने संपर्क क्षेत्र में शीतलता और उसका संचार करते रहते हैं। तो बच्चा आप देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सादगी और सज्जनता क्या है, चंदन के वृक्ष की तरह है। क्यों? क्योंकि जब भी ये संपर्क में आती है तो क्या करती है, शीतलता और उसका संचार करते रहते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। उधर से निकलने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी सराहना किए बिना नहीं रहता, ठीक है बच्चों। जैसे आपको पता है चंदन की लकड़ी कितनी ही ज्यादा मूल्यवान और शुभ होती है ना बच्चों, वैसे ही देखिए सज्जन व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उसके आसपास कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी सराहना करे बिना नहीं रह सकता, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, कमल कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी समूचे तालाब को शोभायमान कर देता है, ठीक है बच्चों। आपको समझ आया? एक कमल का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। आपको पता है कि कमल कहाँ खिलता है, कमल हमेशा कीचड़ में उगता है, लेकिन वो हमेशा कैसा रहता है, देखिए वो हमेशा उस पूरे कीचड़ को, उस पूरे तालाब को एक शोभा एक शोभा प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। तो समझ आया कि वो कीचड़ में रहने के बाद भी शोभा देता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, गरीबी में इतना सामर्थ्य नहीं कि किसी की आंतरिक वरिष्ठता पर आँच आने का अवसर मिलने दे। तो बच्चों आपको समझ आया कि गरीबी कुछ नहीं होती, ठीक है, गरीबी से कुछ भी नहीं होता है बच्चों। जो व्यक्ति सज्जन है, अच्छा पुरुष है, ठीक है, विद्वान है, तो वो हमेशा चाहे वो गरीब हो अमीर हो हमेशा सादा और प्रसन्न ही रहता है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, संतों की गरिमा झोपड़े में रहने पर भी अक्षुण्ण बनी रहती है। तो बच्चों आपको समझ आया कि जो संत होते हैं वो हमेशा झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन उनकी जो गरिमा है वो हमेशा फैली हुई रहती है ना बच्चों। हमेशा सभी लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं, है ना बच्चों। चाणक्य एक फूस की झोपड़ी में रहते थे, पर वे विशाल साम्राज्य के प्रधानमंत्री और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। तो बच्चों आपको समझ आया कि जो चाणक्य थे वो एक फूस की झोपड़ी में रहते थे, लेकिन फिर भी वो एक प्रधानमंत्री थे विशाल साम्राज्य के, ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति भी थे, ठीक है बच्चों। देखिए अब आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। सादगी ने उनका गौरव गिरने नहीं दिया, ठीक है बच्चों। चाहे सादगी आप देख सकते हैं कि जो भी विद्वान व्यक्ति है वो सादा ही रहता है और सादा रहने से उनका कोई भी गौरव गिरा नहीं बच्चों, ठीक है। देखिए, राजा जनक अपने व्यक्तिगत निर्वाह हेतु कृषि करते थे और स्वयं हल चलाते थे। देखिए आप जानते हैं कि जो राजा दशरथ थे, देखिए आप जानते हैं कि जो राजा जनक थे वो क्या थे, वो बहुत ही बड़े एक राजा थे, लेकिन फिर भी वो स्वयं हल चलाते थे, कृषि करते थे, ठीक है। देखिए, शबरी बाध्य दृष्टि से किसी बड़े सम्मान की अधिकारिणी नहीं थी, पर उसकी आंतरिक विशिष्टता ने गरिमा को इतना बढ़ाया कि राम को उसके घर जाकर झूठे बेर खाने पड़े। तो बच्चों आपको समझ आया कि देखिए एक अच्छा व्यक्ति, ठीक है, जिसके विचार शुद्ध हैं, उसके घर भगवान तक खुद आते हैं और उनके झूठे बेर खाते हैं ना बच्चों। देखिए सभी ने रामायण तो देखी है ना, आप उसमें देखा है आपने कि शबरी, देखिए उनकी कोई भी ऐसी कोई बड़े गरिमा नहीं होती, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी बड़े सम्मान की अधिकारिणी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंतरिक विशिष्टता के कारण जो भगवान राम है उनके घर जाते हैं और उनके झूठे बेर खाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, सुदामा की गरीबी में छिपी हुई महानता ने कृष्ण को इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी संपदा द्वारिका से सुदामापुरी के लिए हस्तांतरित कर दी। तो आपको समझ आया बच्चों। देखिए जो सुदामा थे श्री कृष्ण जी के मित्र, उन्होंने क्या किया, देखिए वो इतने ज्यादा महान थे अंदर से, तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी ने उनको उपहार में एक पूरी द्वारका से
सुदामापुरी उनके नाम कर दी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, साधु और ब्राह्मण सभी अपरिग्रही और मितव्ययी रहते हैं, किंतु उनका यह आत्म संयम का विषय ही रहा है और उन्हें जन जन का अभिनंदन मिला है। तो बच्चों आपको समझ आया कि जो भी साधु हैं, ब्राह्मण हैं, उनको सभी लोग पूजते हैं। ठीक है बच्चों, वो हमेशा सादा रहते हैं, लेकिन देखिए उन्हें जन जन लोग पूजते हैं, है ना, अभिनंदन करते हैं उनका। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इसके विपरीत बड़े ठाट बाट वाले सोने चांदी के छत्र धारण करने वाले उद्धत और अहंकारी ही गिने जाते हैं। तो बच्चों इसके विपरीत देखिए, जो व्यक्ति बहुत ही ठाट बाट से रहता है, सोने चांदी के आभूषण पहनता है, तो वो हमेशा अहंकारी होता है, उद्धत होता है ना व्यक्ति, है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखें कि आगे क्या होता है। देखिए बच्चों, फिजूल खर्ची अनेक दुर्गुणों की जननी है ना बच्चों। अगर आप फिजूल में खर्च करते हैं तो ये आपका एक दुर्गुण है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जिसे ठाट बाट में पैसा उड़ाने की लत है, उसे चरित्र की दृष्टि से भी संदिग्ध माना जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि न्यायोचित रीति से इतना कमाया जा सकता है जिससे सामान्य स्तर का गुजारा हो सके। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अंधाधुंध ऐसे खर्च करता है, फिजूल खर्ची करता है, तो वो उसके चरित्र को भी अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, फिर यदि आमदनी बढ़ी हुई भी है तो उसका उपयोग दुखियों के आंसू पोंछने में किया जाना चाहिए। तो बच्चों समझ आया आपको कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा है, आमदनी ज्यादा है, तो उसे अपने ऊपर नहीं, महंगे महंगे कपड़ों में नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने में उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जिनके पास ठाट बाट में उड़ाने के लिए तो है, पर पीड़ितों की सहायता के लिए नहीं, उन्हें पाषाण हृदय ही कहना चाहिए। तो बच्चों समझ आया, जो व्यक्ति खुद की ठाट बाट में रहने के लिए फिजूल खर्ची करता रहता है, लेकिन कभी भी पीड़ितों को 1 रुपया तक नहीं देता है, उनकी कभी मदद नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम पाषाण हृदय वाला ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इससे आपको क्या सीख मिलती है? इसमें आपने सीखा कि जो व्यक्ति सज्जन पुरुष है, सदाचारी है, जो बहुत ही अच्छे विचारों वाला है, वो हमेशा सादा रहता है, वो कभी भी दिखावा नहीं करता। लेकिन जो इसके विपरीत व्यक्ति होता है, वो हमेशा ढोंग करता है, हमेशा ठाट बाट में रहता है। ठीक है, और अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है बच्चों आप सबने इस अध्याय में बहुत कुछ सीखा है ना बच्चों। चलिए अब इसके करते हैं हम शब्दार्थ। देखिए बच्चों क्या क्या है इसमें। गरिमा मतलब गौरव, संघन मतलब घना, अभाव मतलब कमी, शिष्टाचार मतलब अच्छा व्यवहार, अधिकारिणी मतलब अधिकार के योग्य, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, जो हमने इस पाठ से सीखा है, तो आइए बच्चों हम करते हैं कि हमने क्या सीखा है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, चलिए बच्चों तो देखते हैं। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए बच्चों पहला प्रश्न क्या है इसका, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए पहले का है, सज्जनता की वाणी होती है, बताइए कैसी होती है? मीठी, कड़वी, मधुर, ये सभी बताइए क्या होती है? मधुर, है ना बच्चों। आगे देखिए, ख, गांधी जी सफर करते थे, कैसे बताइए? फर्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में, एक व दो दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो वो थर्ड क्लास में सफर करते थे। ठीक है बच्चों, अब करते हैं तीसरा, ग, तालाब को शोभायमान करता है कौन? गुलाब, चमेली, कमल या ये सभी? तो ये कमल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए घ, सादगी और डैश चंदन वृक्ष की तरह है, बताइए क्या? सज्जनता, अहिंसा, कमल, इनमें से कोई नहीं, तो सज्जनता। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये है पहला, देखिए क, मानवता और सज्जनता एक दूसरे की डैश है, बताइए क्या है? जननी है। ठीक है बच्चों, ये है। ठीक है, दूसरा देखिए, ख, शबरी बाध्य दृष्टि से किसी बड़े डैश के अधिकारिणी नहीं थी, किसकी? सम्मान की। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ग, सज्जनता का डैश के साथ सीधा संबंध है, किसके साथ बताइए? सादगी के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा। घ देखिए, सतों की गरिमा झोपड़े में रहने पर भी डैश बनी रहती है, तो
में बनी रहती है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका चौथा। पांचवा देखिए, फिजूल खर्ची डैश की जननी है, किसकी? दुर्गुणों की। ठीक है, ये हो जाएगा पांचवा। चलिए बच्चों, आइए करते हैं तीसरा प्रश्न। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए बच्चों, क्या है? फिजूल खर्ची गुणों की जननी है। क्या वो गुणों की जननी है? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि ये तो दुर्गुणों की जननी है। ठीक है बच्चों, देखिए, चाणक्य एक फूस की झोपड़ी में रहते थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, देखिए, सादगी और सज्जनता नीम के वृक्ष की तरह है। क्या नीम के वृक्ष की तरह कड़वी है? नहीं तो, ये तो चंदन की वृक्ष की तरह है, तो ये गलत है। देखिए, गांधी जी फर्स्ट क्लास में सफर करते थे, ये भी बिल्कुल गलत है। आइए इसका चौथा प्रश्न करें, सही मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए, सज्जनता क्या होगा बताइए, कौन सा होगा इसमें? देखिए, चंदन वृक्ष की तरह नहीं, जीवन शैली अपनाई थी नहीं, वहां सादगी पहुंचे बिना नहीं रह सकती। देखिए, तो इसका उत्तर होगा आपका ये वाला चौथा, मनुष्य का विशिष्ट गुण है। ठीक है बच्चों, देखिए, जहां सज्जनता होगी वहां सादगी पहुंचे बिना नहीं रह सकती। ठीक है बच्चों, अब देखिए, गांधी जी सूती वस्त्रों से ही काम चलाते थे। ठीक है, पांचवा, देखिए, सादगी और सज्जनता चंदन वृक्ष की तरह है। देखिए, विनोबा भावे ने भी गांधी जी के समान ही जीवन शैली अपनाई थी। ठीक है बच्चों, आइए आप करते हैं पांचवा प्रश्न। तो देखिए क्या है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, बताइए, गांधी जी कैसे कपड़े पहनते थे? तो गांधी जी हमेशा सूती कपड़े के सादे वस्त्र पहनते थे। ठीक है, चलिए, देखिए, संतों की गरिमा कैसी होती है? कैसी होती है बताइए? देखिए, तो संतों की गरिमा कैसी रहती है बच्चों? अशून्य रहती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, राजा जनक क्या करते थे? तो राजा जनक कृषि करते थे और अपना हल स्वयं चलाते थे। ठीक है बच्चों, देखिए, सज्जनता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए बच्चों, सज्जनता मतलब जिसका जो व्यवहार है बहुत ही ज्यादा विनम्र हो, और उसके भाव भी, और उसका व्यवहार भी कैसा हो? बहुत ही सादा हो। और हम कह सकते हैं कि सभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा दयालुता रखे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। फिजूल खर्ची को किसकी जननी कहा गया है तथा क्यों? देखिए, फिजूल खर्चों को दुर्गुणों की जननी कहा गया है, और क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, वो फिजूल खर्ची करते हैं और ठाट बाट में रहते हैं, और क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सज्जन व्यक्तियों का रहन सहन कैसा होता है बताइए? सज्जन व्यक्तियों का रहन सहन हमेशा सादा होता है। ठीक है बच्चों, देखिए, सादगी की गरिमा धारण कर उसका गौरव बढ़ाने वाले कुछ दिव्य व्यक्तियों का वर्णन कीजिए। तो अभी आपने देखा था कि गांधी जी थे, है ना, गांधी जी के बारे में है, और किसके बारे में देखिए, और आपने अभी विनोबा भावे के बारे में भी पढ़ा है ना बच्चों। तो चलिए अब करते हैं हम इसके मूल्य पूरक प्रश्न। ठीक है, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों सोचकर बताइए। ठीक है, पहला देखिए, सादगी का महत्व संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो बच्चों ये आपने खुद से लिखना है। तो बच्चों सादगी का अर्थ क्या है अपने शब्दों में बताइए। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों क्या शिक्षा मिलती है बताइए? कि हमें हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसे दिखावा ठाट बाट में रहना नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके अगर आपकी आमदनी अच्छी है तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब करते हैं भाषा ज्ञान। आइए देखें, जिन शब्दों से किसी गुण, दशा, भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं। आप पहला देखिए प्रश्न, पाठ से चुनकर 6 भाववाचक संज्ञाएं लिखिए। तो बताइए क्या क्या हो सकता है? जैसे सज्जनता, है ना, एक हो जाएगा सज्जनता, और क्या हो जाएगा बताइए? सादगी, है ना, और क्या हो जाएगा? ऐसे ही आपने इस पाठ में से चुनकर और शब्द बताने हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए दूसरा, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है बच्चों, बताइए, जैसे कि यह सादगी और सज्जनता चंदन वृक्ष की तरह है। सादगी और सज्जनता चंदन वृक्ष तरह है, क्या ये शुद्ध वाक्य है? नहीं, हम इसमें लिखेंगे सादगी और सज्जनता चंदन वृक्ष की तरह है। ठीक है बच्चों, देखिए, सज्जनता मनुष्य विशिष्ट गुण है। नहीं, हम लिखेंगे सज्जनता मनुष्य का विशिष्ट गुण है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए,
गांधी जी रेलगाड़ी के थर्ड क्लास सफर करते थे। नहीं, हम लिखेंगे गांधी जी रेलगाड़ी के थर्ड क्लास में सफर करते थे। ठीक है बच्चों। घ देखिए, जनता का आदमी साथ सीधा सीधा संबंधा है। ये तो अशुद्ध है। हम लिखेंगे कि सज्जनता का आदमी के साथ सीधा सीधा संबंध है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, चाणक्य एक फूल झोपड़ी में रहते थे। नहीं, हम लिखेंगे चाणक्य एक फूस की झोपड़ी में रहते थे। ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि क है परिधान। परिधान का मतलब होता है वस्त्र, तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी सादा परिधान पहनते थे। ठीक है बच्चों। ख देखिए, अहंकार। हम कह सकते हैं कि कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो इसका हो जाएगा अपरिग्रह क्या, कि हमें कभी भी जो बेकार की वस्तुएं हैं या फिर जो आपकी बहुत ज्यादा बहुमूल्य वस्तुएं, उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, मतलब उनका त्याग करना चाहिए। ठीक है बच्चों। श्रृंगार देखिए, श्रृंगार में हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य की सादगी ही एक सज्जन व्यक्ति का श्रृंगार है। ठीक है बच्चों। अशून्य, अशून्य में हम क्या कह सकते हैं कि जो एक साधु होते हैं उनकी जो सादगी है, उनकी जो सज्जनता, वो क्या है, अशून्य है। ठीक है। प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं कि जो चाणक्य हैं वो एक बहुत ही विशाल साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। सामर्थ्य देखिए, हम कह सकते हैं कि एक सज्जन पुरुष, एक विद्वान पुरुष में ये सामर्थ्य है कि वो अन्य लोगों की मदद करे और अपने आसपास के लोगों को भी सज्जन बनाए। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब आता है परियोजना कार्य, मतलब प्रोजेक्ट वर्क। तो देखिए, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सज्जन व्यक्तियों की सूची बनाइए। ठीक है बच्चों। तो ये वाला आप खुद से करेंगे। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, कुछ ऐसे महान पुरुषों के एक चित्र कीजिए जो सादगी व सज्जनता की प्रतिमूर्ति रहे हैं और उन्हें एक चार्ट पर चिपकाकर अपनी कक्षा में लगाइए। तो है ना बच्चों, आप लगा सकते हैं, अपने आसपास देखिए। ठीक है बच्चों। चलिए, शिष्टाचार संबंधी आवश्यक गुणों को बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा में लगाइए। ठीक है बच्चों, ये सब करेंगे आप। आगे है जीवन कौशल, मतलब लाइफ स्किल। तो स्वयं और दूसरों को भी महापुरुषों के जीवन काल की तरह रहने के लिए प्रेरित करें। तो ठीक है बच्चों, ये सारे जो काम है ये आप अपने मित्रों के साथ मिलकर करेंगे पूरा। ठीक है बच्चों। तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आपने इस पाठ से बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक बहुत अच्छे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।